नमस्कार। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम 7वां इसका पाठ चलेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में इसके पहले पढ़े इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में देखे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। मेजनी का, काउंट काबूर का, गैरीबाल्डी का, विक्टर मैनुअल का, वो सब देखें कितना मेहनत किए बेचारे इटली के एकीकरण के लिए। अब आगे पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। आज पढ़ेंगे साथियों जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिविटी सब में बनते हैं, तो इसको भी देखिएगा। जर्मनी कैसे हुआ। अब पिछले क्लास अध्याय में क्या पढ़े, इटली कैसे हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा इटली के एकीकरण करने में। अब पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। जिस समय देख रहे थे कि जनवरी में क्या है, जनवरी बोलते हैं, जर्मनी में भी क्या आंदोलन चल रहा था एकीकरण को लेकर, जैसे इटली में चल रहा था। लोग क्या है सरकार के विरोध कर रहे थे, जो अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ था सबको एक करने में जुटे हुए थे, उस तरह का यहाँ भी प्रक्रिया चल रहा था जर्मनी में भी। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। मतलब वो भी जिस समय एक हुआ इटली, उसी समय जर्मनी थोड़ा इधर उधर लगभग लगाया हुआ है, तो क्या है लगभग कुछ आगे पीछे बोल सकते हैं। दोनों एक ही साथ क्या हुआ, एकीकरण दोनों का हो गया। मतलब दोनों देश जो बटे हुए थे वो एक हो गए। भारत कब एक होगा, यही सोचने, ये तो हो गया। यूरोप देखते हैं अपने एक हो गया और दूसर देश को बांट के गया। तो भारत तो कब क्या है एक होना चाहिए था, तो भारत कितना तरक्की कर लेता। लड़ाई झगड़ा कारण कितना पीछे रह गया सब है। लड़ाई झगड़ा से नहीं क्या है वो देश विकास वगैरह पाया नहीं, भारत उतना तेज कर रहा है। जर्मनी मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में, मध्यकाल मतलब 800 ईस्वी में, आज से मतलब समझिए 1200 साल पहले में सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। मतलब जर्मनी पहले टुकड़ा टुकड़ा नहीं था, पहले एक ही था। सरलमा के नेतृत्व में वो क्या था, एक ही था, बाद में छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। देख रहे हैं जर्मनी। पहले बेचारा क्या था, एक था, धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आगे देखिए। परंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह विश्व विखंडित राज्य था। पहले देख रहे थे ये एक था, मगर 800 ईस्वी में क्या है एक था बेचारा। मगर आधुनिक आते आते ये क्या हो गया, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया। ये सोच रहे हैं 300 राज्य। आदमी को बेचारा को आता नहीं होगा एक दूसरे क्षेत्र में जाने में। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मनुष्य थी। वो जो बटा कोची कोची के आधार पर बटा, सामाजिक आधार पर हम ही जाति के हैं तो अलग बना लेंगे, हम ही धर्म के हैं तो अलग क्षेत्र में रहेंगे। बहुत सारे विषमता थी, लोगों का मन नहीं था। बंटवारा कब होता है, जब आदमी का भाव नहीं मिलेगा तभी नहीं अलग अलग हो जाता है। तो लोगों में क्या थी, बहुत सारे विषमताएं थी। वो धर्म के आधार पर अलग, क्षेत्र के आधार पर अलग, भाषा के आधार पर ऐसे बट गया था बहुत सारे क्षेत्रों में। इटली के जैसा ही जर्मनी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, मतलब उत्तर जर्मनी था, उधर किसका, किस क्षेत्र की प्रोटेस्टेंट थे उनके आधार पर बटा हुआ था। उधर वो सोच के लोग रहते थे, ज्यादा थी। वहाँ राज्य था
उत्तर के जो क्षेत्र बटे जर्मनी से, उसमें से सबसे शक्तिशाली कौन था? प्रसा। और वहां के प्रोटेस्टेंट मतावलंबी थे, वहां के लोग अपना प्रभाव बनाए हुए थे। प्रसा क्या था? सबसे शक्तिशाली था, वहां प्रभाव जमेले था उत्तर की ओर में। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों और दूसरी दक्षिण क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट और दक्षिण के क्षेत्र में कैथोलिक धार्मिक आधार पर है बटा हुआ था। प्रतिनिधि सभा, वो यहाँ जो पार्लियामेंट होता है ना, उसी को डायट बोलते हैं। जहाँ पर नेता लोग आके बैठते हैं ना, सांसद हम लोग बोलते हैं संसद, तो वहाँ क्या बोला जाता है? डायट। जिंदा थी, जहाँ सभी लोग क्या है मिलते थे। प्रोटेस्टेंट धार्मिक लोग रहते थे और दक्षिण में कैथोलिक। और उस समय क्या है, प्रसा सबसे शक्तिशाली था, तो वो प्रभाव जमेले था सब पर। परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, तभी तो बटल थे। ऐसी थोड़ी बटल थे ये 300 छोटे बड़े राज्य में उत्तरी में देख रहे थे प्रोटेस्टेंट, दक्षिणी में कैथोलिक धार्मिक आधार पर, और इसे प्रसा कंट्रोल के लिए था। तो ऐसी थोड़ी था, सब में क्या था? राष्ट्रवाद की भावना की कमी था। लोग बटे हुए थे मत के आधार पर, जैसे कैसे भारत में जाति के आधार पर है बटल की नहीं, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भारत में तो ही बटल, एक थोड़े हैं। मगर बेचारा कुछ क्या है, कुछ कारण है तो भारत एक है। नहीं तो देखते हैं भारतों में कभी उन्हें मांग उठता है, कभी उन्हें मांग उठते रहता है, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा क्या उनके समझ नहीं था। लोगों के मत एक नहीं थे, लोग जो थे उनका मत क्या एक नहीं था, तो उसके कारण से क्या एकीकरण का मुद्दा सामने ही नहीं आ रहा था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, इटली में भी और यहाँ पर जर्मनी में भी। नेपोलियन जब देखे तो यूरोप में कब्जा किया था, तो वहाँ क्या है, गणतंत्र लाया था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का बीज बोया था। उसी कारण इटली में भी देखते हैं लोग धीरे धीरे राष्ट्रवाद के, और जर्मनी में भी राष्ट्रवाद का बीज रोप गया था वो, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। 1806 में जब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, जीता था ना यूरोप को, इसमें इटली जर्मनी, तो वहाँ क्या किया था, एक संघ। संघ मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्र को मिलाकर एक क्षेत्र बनाना, उसी को संघ बोलते हैं। और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की क्या है भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बीज कौन बोया था राष्ट्रवाद का? नेपोलियन बोनापार्ट ही, इटली में भी और जर्मनी में भी। लोग इसी से प्रेरित हुए थे राष्ट्रवाद एक होने के लिए। इटली तो हो गया, अब बाकी क्या कर था, जर्मनी का। तो जर्मनी भी क्या था, उसी रास्ते पर था। जब क्या है देखिए 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर क्या क्या था, राइन राज्य संघ, मतलब बहुत सारे छोटा छोटा टुकड़ा था ना, उसको सबको एक कर दिया था। आगे देखिए, इसी दौरान जर्मनी, या जर्मनी देखिए छूटा हुआ है, में बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों जैसे हीगल कांट, जैकब ग्रीन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को क्या बढ़ावा दिया। जैसे इटली में देखे काबूर, मेजनी, गैरीबाल्ट, ये सब मिलके उधर योगदान दे रहे थे। तो इधर भी बहुत सारे लोग थे जो जर्मनी को एकीकरण करने में लगे हुए थे। जैसे यहाँ देख रहे थे किसान, कलाकार, सब अपने अपने तरीके से एक करने में योगदान दे रहे थे। देख रहे हैं हीगल कांट, ये सब, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम, ये सब क्या है अपने तरीके से एकीकरण को लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों को एक कर रहे थे, तभी ना इटली एक होता। हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई।
जो हीगल थे वो द्वंद्ववाद मतलब लोगों को भाषण दे के, लोगों को बता रहे थे कि हमको क्या एक होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत कितना होता है पता ही है। जैसे भारत पाकिस्तान में भी एक रहता, तो जितना मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, ये सब होता नहीं होता। भारत सीधे यूरोप मिडिल ईस्ट व्यापार करता कि नहीं करता, मगर बट जाने के कारण भारत देखते कितना पीछे हो गया है। और हर समय कुछ समय में मनमुटाव होते रहता है, आतंकवाद कुछ कुछ होते रहता है, समझ रहे हैं ना। प्रशा का चांसलर बिस्मार्क हीगल के विचारों से क्या था, काफी प्रभावित हुआ। हीगल क्या कर रहा था, लोगों को जा जाकर भाषण देकर द्वंद्व क्या करता, समझा रहा था कि एकीकरण करना है। तो उस समय क्या था, प्रशा का चांसलर बिस्मार्क। अब प्रशा ही क्या था, यहाँ सबसे बड़ा राज्य था, देख रहे थे। बिस्मार्क हीगल के क्या विचारों से काफी प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति का जागृत किया। हीगल भाषण दे देख समझा रहे थे और अंडर्ट क्या कर रहे थे, कविता के माध्यम से लोगों को एकत्र कर रहे थे, समझा रहे थे, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। हार्डेनबर्ग तथा नोवोलिस ने जर्मनी के गौरव में अतीत को सामने रखा। और हार्डेनबर्ग थे वो क्या किए, इतिहास के पुराने गौरवशाली जो था इतिहास, उसको लोगों के सामने रखा कि हम लोग का देखिए इतिहास के साथ, कभी जर्मनी एक था, अभी 300 टुकड़े छोटे में बट गए हैं। तभी ना दूसरा देश हम लोग को क्या है, कुचल रहा है, दबा रहा है। तो सभी लोग अपने तरीके से क्या कर रहे थे कि लोगों को जागरूक कर रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना ला रहे थे अपने अपने माध्यम से। कलाकार अपने कला के माध्यम से, कोई द्वंद्व भाषण देकर, कोई कविता के माध्यम से, ये सब करके इटली में क्या, जर्मनी में एकीकरण की भावना लोगों में ला रहे थे। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया, और चित्रकार थे जो अपने चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। सभी लोग लगे हुए थे, जो जिस क्षेत्र में थे जर्मनी में, उसी क्षेत्र के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला रहे थे एकीकरण के लिए। आगे देखिए, उन्होंने नायिकाओं की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को क्या बढ़ावा दिया। जो कलाकार थे, लोग थे उस समय के, वो अपने नाटक के माध्यम से, नाटक में क्या लड़का आदमी औरत काम करता है, तो नायक हो गया आदमी या नायिका हो गया औरत, उनके माध्यम से भी दिखा रहा था, चित्रित करके लोगों को प्रेरित कर रहा था, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे रहा था लोगों में। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। तो ये सब के लोगों को क्या, लोगों पर प्रभाव पड़ा। अब लोग क्या है, सामंतवादी मतलब क्या, वो जो राजतंत्र था कि जो पावर है कुछ लोगों के हाथ में है, उससे अब निकलना चाह रहे थे लोग। अब लोगों में अब जागरूकता, राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होने लगा, निकलना चाह रहे थे वो सब गुलामी की जंजीर से। जर्मनी में राष्ट्र आंदोलन में शिक्षण संस्थानों का भी एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। सभी लोग अब जागरूक हो गए, सभी लोग में राष्ट्रवाद की भावना है। टीचर, कलाकार, पत्रकार, कवि, सभी लोग आगे देश को एक करने के लिए सभी लोग अब आगे। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मन एकीकरण के उद्देश्य से, यहाँ ब्रुसेन है, ब्रुसेन सैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वहाँ के जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी लोग और शिक्षक लोग क्या है, एक सभा का स्थापना थी, बैठक किए। कौन सी सभा, ब्रुसेन सैफ्ट नामक सभा की स्थापना किए। वहाँ लोगों को बुलाए जागरूक करने के लिए। वाइभर राज का ये ना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, और जर्मनी का एक वाइभर राज्य है, वहाँ का एक येना यूनिवर्सिटी था, वो क्या था, आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। वो यूनिवर्सिटी से क्या है,
राष्ट्रभक्त पैदा हो रहे थे, राष्ट्रभक्त बनाया जा रहा था, लोगों को प्रेरित किया था, केंद्र था, सभी लोगों को वहाँ पर सभा किया जाता था कि इन लोगों को यहाँ क्षेत्र प्रचार करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये आंदोलन करना था। वो केंद्र बना हुआ था वहाँ पर, एक तरह से बोल सकते हेडक्वार्टर राष्ट्रवाद का बोल सकते हैं। यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने का दमनकारी कानून कालसवाद के आदेश को जारी किया, तो अब राजा को दिक्कत होने लगा, क्योंकि लोग अब क्या है, गणतंत्र खोज रहे थे कि हम चुनाव देकर राजा बैठाएंगे, जर्मनी जो बटा हुआ उसको एक करो। राजा को तो दिक्कत होने करेगा, जो जरा राजा का बना हुआ है उसको पोस्ट खाली करना पड़ेगा। तो वो क्या किया, जहां आंदोलन हो रहा था उसको कुचलने का प्रयास करने लगा, उसको अब कुचलने का कोशिश करने लगा। देख रहे हैं मेटरनिख क्या करने लगा, आंदोलन को दबाने का प्रयास करने लगा, दमनकारी कानून बनाकर दबाने लगा। परंतु फिर भी जर्मन आगे देखिए, फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी। फिर भी लोग क्या है, दबने, भारत में देखे ना अंग्रेज कितना दबा कुचला, मगर भारत के लोग मन दबा नहीं, दबा और दबाते थे और लोग उभर के आ गए। तो वहां भी जर्मनी में हुआ, राजा जितना कुचलता था और लोग राष्ट्र भावना की भावना से आते थे और तो आंदोलन तेज होता था, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। मतलब ये जो राजा प्रयास कर रहे थे दबाने कुचलने का, लोगों में और अंदर से प्रेरणा आ रहा था, गलत है तो वो दबेबन करेगा वो। ये सब राजा के निरंकुश राजा था, मतलब जो नियम कानून होगा हम बनाएंगे, प्रजा कुछ नहीं कर सकता है। प्रजा के पास खाना पीना है, पैसा है, नहीं हमको टैक्स चाहिए, तुमको जहां से देना है कैसे करके दो। सुखाड़ हाल है, बाढ़ हाल है, राजा को कोई मतलब नहीं, वो राजा यासिम रहेगा, उसको टैक्स चाहिए जनता से। जनता बेचारा भूखल मर रहा है, उससे उसको कोई लेने देना नहीं है, बेरोजगारी सब चीज भरल है, तो लोग तो विरोध करवे करेगा, चाहे कुचलिए दबाइए कुछ कीजिए। आगे देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या है, आर्थिक परिस्थितियां। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। 1834 में जर्मनी के व्यापारी लोग थे, वो क्या एक संघ बना लिए, वो क्या किए, एक संघ बना लिए, संघ में एक संगठन बना लिए प्रशा के नेतृत्व में, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को, आंदोलनों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। यहाँ देख लीजिएगा तो आदतों ही क्या है यहाँ पर, ठीक ना, बुक से मिला लीजिएगा। ये जो व्यापारी लोग संघ बनाए प्रशा के नेतृत्व में, उससे क्या हुआ, कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। मतलब वो जो राजतंत्र मानने वाले थे उनको क्या हुआ, दबाया गया, उसको बोला गया कि नहीं, अब ये जो सिस्टम पुराना है निरंकुश वाला उसको खत्म करो और नया सिस्टम लाओ। मतलब राष्ट्रवाद भाव की मानों को बढ़ावा दे रहा था, सब व्यापारी कलाकार सब दे रहा था। पुराने जो रीति रिवाज राजतंत्र वाला चल रहा था, शासन करो, लोगों को दबा कुचल कर रखो, उसको सब हटा रहा था। नया विचार आ रहा था कि नहीं, नए तरीके से शासन व्यवस्था लाएंगे, गणतंत्र तरीके से, एक सभी जो क्षेत्र बटे हैं सबको एक करेंगे और सबका क्या है, गणतंत्र तरीके से एक राजा बैठाएंगे जो हमारे लिए फायदे का काम करे, अगर नहीं करेगा तो क्या चुनाव से हटा देंगे, होता है इसी ना। तो ये सब सोचकर वहां पर क्या राष्ट्रवाद की भावना आ रहा था और सभी लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। देख रहे थे यहाँ पर सभी लोग कोशिश कर रहे थे, मगर फिर भी संगठित सभी लोग नहीं हो पा रहे थे।
फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। 1830 में देख रहे थे फ्रांस में भी राष्ट्रवादी आया था कि नहीं आया था? फ्रांस की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था, उससे भी कुछ जर्मनी को सीख मिला, हवा जरूर दिया। सेक्सिनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे। जर्मनी के क्षेत्र जो है सेक्सिनी, हनोवर, उसमें क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन लोग करने लगे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर इसे कुचल डाला। लोग आंदोलन करते थे तो जो वहां राजतंत्र था क्षेत्र का, वो क्या करता था, उसको कुचल देता था, वहां के लोगों को कुचल देता था। देख रहे हैं, ये है फ्रांस, यहाँ है जर्मनी। तो जर्मनी बहुत सारे क्षेत्र में बटा था, तो वहाँ जो बड़ा बड़ा क्षेत्र का राजा था वो क्या करता था बेचारा, कुचल देता था आंदोलन को ही। लोग जब कहते थे कि नहीं ये करना है तो राजा का सीट जाएगा ना बेचारा का, राजा को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ेगा अपना गद्दी। वो क्या करता था, आंदोलन के माध्यम जो कर रहा था उसको कुचलने को प्रयास करता था। तो आज के लिए क्लास यहीं रहा, समाप्त हो गया। तो अपने साथियों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही इसके अगले पार्ट के साथ।